We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीपी राधाकृष्णन अब नामांकन दाखिल करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। पीएम उनके प्रस्तावक बने हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे हैं। 68 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन और 4 दशक से अधिक समय हो गया है राजनीति में भी सक्रिय हैं। सन 1974 में भारतीय जनसंघ के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। सन 1998 और 1999 में कोयंबटूर में लोकसभा सांसद चुने गए और इसके अलावा तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, और अब उपराष्ट्रपति के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, क्योंकि अभी एनडीए की तरफ से उन्हें प्रस्तावित किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की, तो बी सुदर्शन, ये विपक्ष की तरफ से इनका नाम आगे रखा गया है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार विकास चंद्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। 20 प्रस्तावक, जिनमें पीएम भी एक। जी बिल्कुल, 4 सेट तैयार किए गए हैं नामांकन के लिए, ताकि एहतियातन, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, अगर बाद में समस्या पैदा ना हो। तो एक सेट पर खुद प्रधानमंत्री प्रस्तावक बने हैं, एक पर गृह मंत्री अमित शाह प्रस्तावक हैं, एक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रस्तावक हैं। तो चौथा जो सेट है उसके ऊपर ललन सिंह, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो प्रस्तावक बने हैं। यानी यहाँ भी एकजुटता और दिखाने की एनडीए की कोशिश की गई है। 11 बजे का टाइम पहले से ही तय था, तो कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते करते अब वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और काफ़ी कल से ही भी पूरी एनडीए और बीजेपी इस तैयारी में लगी हुई थी कि एकदम सही वक्त पर जाकर नामांकन हो जाए। प्रधानमंत्री भी संसद भवन सही वक्त पर पहुंच गए थे और सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो संसद भवन परिसर आए तो सीधे वो गांधी मूर्ति पर गए, जहां उन्होंने पुष्पांजलि की और उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सांसद और नेता मौजूद थे। और यहाँ भी तमाम एनडीए के सांसद और नेता नामांकन के समय मौजूद हैं, ताकि एक संदेश भी जाए कि पूरा एनडीए एकजुट है। अगर संख्या बल की बात की जाए तो इनका जीत सुनिश्चित माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये बयान भी दिए जा रहे हैं और राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा इस बात के अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि ये सर्वसम्मति से हो जाए, यानी कि निर्विरोध हो जाए। लेकिन आप पिछले 2-3 चुनावों को देखिए, उसके पहले भी राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का हो, तो निर्विरोध हो नहीं पाता है, सर्वसम्मति बन नहीं पाती है और राजनीतिक दाव पेच फंसी जाता है। लेकिन यह है कि संख्या बल के हिसाब से इनका जीत तय माना जा रहा है। 9 तारीख को मतदान होना है और आज ये नामांकन हो रहा है। बिल्कुल विकास जी, दूसरी तरफ बी सुदर्शन, जिन्हें विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं काफी हैं। लेकिन जैसे आप काउंट की बात करें तो जाहिर है कि एनडीए के पक्ष में होगा, लेकिन सर्वसम्मति की कोशिशें बहुत की गई, जैसा आपने बताया, मामला बैठ नहीं पाया।
जी बिल्कुल, मामला बैठ नहीं पाया। जब बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संपर्क किया गया था और दूसरे जो विपक्षी पार्टियां उन नेताओं को संपर्क किया गया था, तो उन लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि पहले आप अपने प्रत्याशी का नाम सामने लाइए, उस प्रत्याशी को देखने और समझने के बाद हम लोग तय करेंगे कि समर्थन देंगे या नहीं देंगे, यानी सर्वसम्मति से होगा या नहीं होगा। तो जैसे ही राधाकृष्णन का नाम सामने आया तो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई कि वो लोग इस नाम पर सहमत नहीं है और सर्वसम्मति वो लोग अब नहीं होने देंगे, अपना उम्मीदवार भी सामने लेकर आएंगे। तो उन्होंने अपना उम्मीदवार भी सामने ला दिया है। लेकिन यहाँ ये आप देखें कि इस चुनाव में, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, दोनों हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद होते हैं, सदस्य होते हैं, वही मतदान करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से ये भिन्न होता है। तो इसमें अगर आप संख्या बल को देखें, बहुत साधारण इसमें गणित है, तो इसमें जो विपक्ष है वो काफी पीछे दिखाई दे रहा है और ये जीत में काफी आगे अभी से ही दिखाई दे रहे हैं संख्या बल की बात की जाए तो। हालांकि अभी से ही अंदेशा इस बात का प्रकट किया जा रहा है कि इसमें कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग भी 2-4 हो जाता है फिर भी एनडीए के प्रत्याशी को जीतने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर इनके राजनीतिक करियर की बात की जाए सीपी राधाकृष्णन की, तो एक लंबा कार्यकाल रहा है और इसमें सेवाएं जो हैं वो अलग अलग राज्यों में जहां रही हैं, वहीं आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं और जनसंघ से भी। जनसंघ के साथ ही करियर की शुरुआत भी की 1976। राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 40 साल का इनका पूरा करियर है। जी 40 साल का पुराना करियर है और लोकसभा का भी अनुभव इनके पास है और एक बेहतरीन राज्यपाल के तौर पर ये काम करते आए हैं। आप देखें, महाराष्ट्र के अभी ये राज्यपाल थे, उसके पहले झारखंड के थे, इनके पास इंचार्ज भी था तेलंगाना का और पुडुचेरी का। और ये 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो यही है, क्योंकि जब जगदीप धनखड़ जी का मामला सामने आया था तो संघ ने दो टूक बीजेपी को कह दिया था कि अब जो भी संवैधानिक पद पर है उस पर उसी व्यक्ति को बिठाया जाएगा कि जो अपने मूल कैडर का हो, यानी जो अपनी विचारधारा का हो, यानी शुद्ध रूप से बीजेपी का हो या फिर आरएसएस पृष्ठभूमि का हो। तो ये आरएसएस पृष्ठभूमि के और बीजेपी वाले हैं, तो इसलिए इनका नाम चयनित किया गया। हालांकि इनका जो नाम चयन हुआ है उसके पीछे कई सारी बीजेपी की अपनी राजनीति है, क्योंकि एनडीए के तमाम दलों ने कहा कि कोई ओबीसी होना चाहिए, तो ओबीसी समाज से की बात उन्होंने मान ली। और इनको चूंकि बीजेपी की पॉलिसी इस समय चल रही है लुक साउथ, यानी दक्षिण की जो नीति है बीजेपी की, तो इसलिए दक्षिण से उठा लिया। तो एक तरफ इन्होंने एनडीए को संतुष्ट कर दिया ओबीसी समाज से उम्मीदवार लेकर, और दूसरी तरफ इन्होंने अपनी भी दक्षिण भारत की जो राजनीति इनकी है उसके हिसाब से ये तमिलनाडु से लेकर के आए। तो कुल मिलाकर के काफी सोच समझ करके इस नाम को बीजेपी सामने लेकर के आई और जिस पर एनडीए के सभी दल जो हैं वो सहमत नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का मामला उठा था विकास जी, तभी ये बात बहुत साफ नजर आ रही थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये सामंजस्य बिठाने के लिए जो कमेटी भी बनाई गई, बातचीत भी हुई, तब से ही समझ में आ रहा था कि ऐसा मुश्किल नजर आता है। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आपने देखे कि बीजेपी का जो अनुभव रहा है वो कुछ ठीक नहीं रहा है, चाहे सतपाल मलिक का मामला हो या फिर जगदीप धनखड़ जी का मामला हो। तो इसीलिए बीजेपी ने अपनी इस मामले में राजनीति बदल दी। हालांकि कई ऐसे दूसरे नाम थे जिस पे अटकलें इस दरमियान चल रही थी, और लेकिन वो सभी अटकलों को खारिज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के गवर्नर को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनवाया। तो इसके पीछे भी अपनी राजनीति है और इनके बारे में ये जाना जाता है, ये दक्षिण के अटल भी कहे जाते हैं। और इसलिए दक्षिण के अटल कहे जाते हैं राधाकृष्णन, क्योंकि इनका सभी दलों में समान व्यवहार है, सबसे इनके संबंध अच्छे हैं, सबको साथ लेकर चलने की इनकी प्रवृत्ति है। ये जहाँ भी राज्यपाल रहे या जहाँ के इंचार्ज रहे वहाँ किसी तरह का कोई विवाद उठ खड़ा नहीं हुआ और किसी विवाद में ये नहीं फंसे। तो एक तरीके से राज्यपाल के तौर पर ये बेदाग रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जब ये उपराष्ट्रपति बनेंगे और राज्यसभा के सभापति के रूप में जब हाउस के अंदर विराजमान होंगे तो वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ये संतुष्ट करने में सक्षम होंगे। और यही सोच करके इनके नाम को आगे किया गया और देखिए अब नामांकन हो रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।